आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे जो कि प्रत्येक क्लास के लिए और रीट एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। एच टेट, आर टेट, सी टेट में भी क्रिया का जो टॉपिक है वह लिया गया है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसा कि हम सबको ही पता है कि कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में कोई शब्द है या शब्द का समूह है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि ये कार्य हम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता खाना पका रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊंगा, या वह चित्र बनाएगा। तो जो क्रिया है वह रेखांकित है, यानी कुछ शब्द हैं जो क्रिया है और वो रेखांकित किए गए हैं। तो देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पदों के द्वारा किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जा रहा है। अतः उपर्युक्त सभी रेखांकित शब्द जो है वो क्रियावाचक है। तो किसी भी क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, हंस, आ, जा, गा, खा, खेल, पा, ला, दा आदि। और इन्हीं धातुओं से क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे लिख से लिखता है, लिख रहा है, लिखेगा, या पढ़ से पढ़ता है, पढ़ रही है, पढ़ेगी आदि क्रिया रूप बनते हैं। और क्रिया के भेदों की जब हम बात करते हैं तो क्रिया के 3 भेद हैं: कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं: अकर्मक, सकर्मक। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। और रचना या प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के 5 भेद हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो अब हम बात करेंगे कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उनकी। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। तो जो सकर्मक है, सकर्मक जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कर्म सहित। और अकर्मक इसके नाम से पता चलता है कि जिसमें कर्म नहीं है, यानी सकर्मक में कर्म उपस्थित होता है और अकर्मक में कर्म उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया का अध्ययन करते हैं। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कपिल आम खाता है, चेतन पानी पी रहा है, सरोज नाटक देख रही है, वह कविता लिखेगा। उपर्युक्त वाक्यों में खाना, पीना और देखना क्रियाओं का फल इनके कर्ता पर न पड़कर इनके कर्म आम, पानी, नाटक पढ़ रहा है, अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। फिर है सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्म सहित क्रिया का प्रयोग होता है तब वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, जैसे माताजी कपड़े धो रही है, पूजा कर रही है, वह दिन भर खाता रहा, वह शाम से पत्र लिखवाता है, वह सदा ही दूहता है, रजनीश और मनीष मिठाई खाते हैं, उसी ने बोला था, मैं अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तक भी लिख रहा हूँ। फिर देखिए, अकर्मक में जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जब किसी वाक्य में कर्म के नहीं होने पर भी कर्ता और क्रिया से ही वाक्य का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जाता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हेमलता हंसती है, बच्चा रोता है, सुमनलता सोती है, सांप रेंगता है, बिल्ली भाग रही है, या वह रात भर नहीं सोया।
उपर्युक्त सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी वाक्य का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो रहा है। अतः इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं अकर्मक है। फिर देखो, कर्म की संख्या के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक, बहुकर्मक। एक कर्मक क्रिया देखिए, जब वाक्य में केवल एक कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया होती है, जैसे शुभा पुस्तक पढ़ती है। फिर है बहुकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में एक से अधिक कर्म हो तो वह बहुकर्मक क्रिया होती है, जैसे राम शाम को पुस्तक पढ़ा रहा है। फिर देखो, अकर्मक और सकर्मक की हम पहचान किस प्रकार करेंगे, तो देखिए, इस कार्य के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप से पहले क्या शब्द लिखकर प्रश्न करना चाहिए। यानी कोई भी वाक्य बनाया हुआ है तो उसमें क्या लेकर, शब्द लेकर प्रश्न करो। यदि वहाँ क्या का कोई भी काल्पनिक उत्तर दिया जा सकता है तो क्रिया हमेशा सकर्मक मानी जाती है, एवं यदि क्या का कोई भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ क्रिया अकर्मक मानी जाती है। विशेष नियम देखिए, यदि किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो रहा हो तथा देने में दान की भावना हो तो जिसको दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। अतः ऐसे वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया नहीं मानकर एक कर्मक क्रिया मानी जाती है, जैसे राजा ने भिखारी को धन दिया, संप्रदान। सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, संप्रदान। मोहन ने सोहन को 100 रुपये दिए, संप्रदान। और रुपए कितने दिए? 100, कर्म है। यदि देने में दान की भावना नहीं हो अपितु दंड आदि दिया जाना है तो वहाँ नियमानुसार द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। यानी दान देने के योग्य में नहीं मानी जाती है और दंड देने के योग में मानी जाती है। तो देखिए, राजा ने अपराधी को दंड दिया। फिर है काल के अनुसार क्रिया के भेद। तो काल आपको पता है समय को कहते हैं, और समय का जब हम विभाजन करते हैं तो वो 3 प्रकार का है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकालिक क्रिया देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश जयपुर गया, सामान्य भूतकाल है। रमेश जयपुर गया है, आसन्न भूतकाल है। रमेश जयपुर गया था, पूर्ण भूतकाल है। रमेश जयपुर गया होगा, यानी पूरा पता नहीं है तो संदिग्ध भूतकाल है। रमेश जयपुर जा रहा था, मतलब हमने जब देखा तो वह जा रहा था, गया नहीं गया पता नहीं है अच्छे से, तो अपूर्ण भूतकाल है। यदि रमेश जयपुर जाता तो हवा महल देखता, हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। मैं खाना खा चुका हूँ, आसन्न भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूतकाल। हमने एक सांप देखा है, आसन्न भूतकाल। मेरे मित्र ने 10 कविताएं लिखी है, आसन्न भूतकाल। उसने एक उपन्यास भी लिखा था, पूर्ण भूतकाल। फिर देखिए, दूसरे नंबर पे है वर्तमान कालिक क्रिया। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य का होना पाया जाता है वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। रमेश अब तुम पुस्तक पढ़ो, आज्ञार्थक वर्तमान काल। फिर है भविष्यत्कालिक क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है वह भविष्यत्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ेगा, सामान्य भविष्यत्काल। आप हमारे घर अवश्य आइएगा, आज्ञार्थक भविष्यत्काल। अब मैं क्या करूं, संभाव्य भविष्यत्काल।
फिर है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। पहला देखिए, सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे सामान्य क्रिया होती है। जैसे वह जाए, वह सोए, या राम नहाए, या सीता खाना पकाती है, इस प्रकार। फिर हम बात करते हैं इसमें दूसरी क्रिया की, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत देखिए, जब किसी संयुक्त क्रिया की बात कर रहे हैं हम कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया जोड़ दी जाती है, वहाँ संयुक्त क्रिया मानी जाती है। जैसे वह पत्र लिखने लगा, अचानक वह रोने लगी, यह दृश्य देख मेरा हृदय दुख से भर गया। तीसरे नंबर पे है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में वास्तव में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जबकि किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों को क्रिया की तरह काम में लिया जाता है, वहाँ नाम धातु क्रिया मानी जाती है। जैसे शर्म से शर्माना, झूठ से झुठलाना, लाज से लजाना, गर्म से गरमाना आदि। तो इसमें देखो, लड़की शर्माने लगी या वह मुझे झुठलाने लगा। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता अपनी इच्छा से कार्य नहीं करके किसी दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, यानी राम खुद नहीं लिखता है, श्याम से लिखवाता है। कपिल चेतन से गृह कार्य करवाता है, या शिक्षक छात्र से पाठ पढ़वाता है। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि पूर्वकालिक, जो पहले हो चुकी है और एक बाद में होगी। जब एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होता है, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। जैसे पहली देखो, वहाँ अभी जयपुर होकर आई है, या राधा अभी सोकर उठी है, या वह खाना खाकर सो गया। इस प्रकार एक क्रिया हो गई कि उसने खाना खाया और फिर सो गया, यानी पहले तो खाना खाने की क्रिया हो गई और फिर सोने की हो गई। तो इस प्रकार क्या कहते हैं इसको, पूर्वकालिक क्रिया। फिर एक क्रिया व धातु में अंतर, कि क्रिया और धातु में अंतर क्या होता है। तो आपको पता है कि धातु जो है उसमें जब ना जुड़ता है तब क्रिया बनती है, और क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। तो जैसे पढ़ से पढ़ना, रो से रोना, खेल से खेलना, दौड़ से दौड़ना, गा से गाना, पी से पीना, कूद से कूदना। तो इस प्रकार देखो, आज हमने जो क्रिया का अध्ययन किया है, आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और फिर देखो, इससे संबंधित जब हम प्रश्नों का हल करेंगे अभ्यास के लिए, तो हमें ज़्यादा याद रहेगा। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।